नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है भारत के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के संदर्भ में। इसके पूर्व मैंने भारत के दो भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर ली है, एक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज का वीडियो इन दोनों के मध्य में जो स्थित मैदानी प्रदेश है इसके संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं पहले मैप पर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की क्या स्थिति है। तो यह भारत का मैप है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि उत्तर में यह जो भाग है यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसे तीन भागों में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। क्लियर है। दक्षिण के भाग का यह भाग जो है यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसके अंतर्गत पर्वतों और पठारों की चर्चा की गई थी, क्योंकि यह पूरा भाग पठारी प्रदेश है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत आए थे उसमें से यह पर्वत जो है अरावली है, इसके बाद विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा है, फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। इन पर्वतों के बाद नीलगिरी, जो दक्षिण में जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद इलायची की पहाड़ी और सबसे अंत में नागरहोल की पहाड़ियों की मैंने चर्चा की। इसके बाद इस पठारी प्रदेश की पठारों की भी चर्चा मैंने की थी, जिसमें बताया था इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत 10 छोटे छोटे उप पठार हैं जो इन क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्वतों और नदियों की उपस्थिति के कारण छोटे छोटे भागों में बंट गए हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो पठार है वह भारत का सबसे बड़ा पठार के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है दक्कन का पठार। इसके अलावा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार, मेघालय का पठार जिसमें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, इन पठारों की मैंने चर्चा की थी। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यह तीसरा भौतिक प्रदेश है, भारत का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तो हम जानेंगे कि इस मैदानी प्रदेश की स्थिति क्या है। तो देख रहे हैं आप लोग मैप पर कि यह भारत का सबसे नवीन मतलब नया, सबसे बाद में बना है। तो यह भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जलोढ़ निक्षेपण के कारण हुआ है। तो यह जलोढ़ आया कहां से? तो उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश से जो नदियां आ रही हैं और दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियां जो उत्तर की ओर जा रही है, इन नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेपण के कारण इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है, जिसकी विभाजक सीमा जो है अरावली है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने एक माउंटेन को भी डिनोट किया है, यह अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है इस मैदानी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, इसके पूर्व का मैदानी प्रदेश और पश्चिम का जो मैदानी प्रदेश है उसे सिंधु के मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और इधर का जो मैदानी प्रदेश है इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस मैदानी प्रदेश का कुल विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। और इस मैदानी प्रदेश की आप देख रहे हैं मैप पर कि चौड़ाई जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पतली होती जा रही है, सक्रिय होती जा रही है। अर्थात पूर्व में यह मैदानी प्रदेश पश्चिम में यह मैदानी प्रदेश अधिक चौड़ा है और पूर्व में यह पतला होता गया है, संकरा होता गया है। अर्थात इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्रमशः कम होता गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस मैदानी प्रदेश में ऊंचाई मतलब औसत जो ऊंचाई है वह काफी कम है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में है, तथा इसकी ढाल जो है, स्लोप जो है वह काफी मंद है। अब एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर ऊंचाई में अंतर आता है, मात्र 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में अंतर आ रहा है। अर्थात यह लगभग समतल मैदानी प्रदेश है, जो पश्चिम से पूर्व लगभग 3200, यहां से यहां तक यह 3200 किलोमीटर लंबा तथा 150 से 300 किलोमीटर यह चौड़ा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि यह भारत का तीसरा सबसे भौतिक प्रदेश है, सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण उत्तर की हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेपण से शुरू हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है, और ढाल जो है काफी मंद है, 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर इसका जो स्लोप है, मात्र इतना ही है।
अब हम आते हैं कि इस मैदानी प्रदेश की संरचनात्मक आधार पर कौन कौन से विशेषताएं। तो संरचनात्मक आधार पर अगर इसके विभाजन की बात की जाए तो इस आधार पर इस मैदानी प्रदेश को हम निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 5 भाग है तो आइए हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक आधार पर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से 5 भाग हैं तो सबसे पहला जो संरचनात्मक आधार पर विभाजन है उसे हम नाम से जानते हैं भाबर। काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाबर क्या है। ठीक है, तो अभी हम आएंगे इस पर, लेकिन सबसे पहला जो है उसका नाम है भाबर। दूसरा जो है इसको कहते हैं तराई। तीसरा जो इसका डिवीजन है संरचनात्मक आधार पर उसको कहा जाता है बांगड़। आप लोग सभी लोग इसका नाम सुने होंगे, काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। बांगड़ के बाद अगला जो है उसका नाम है खादर, और खादर के बाद सबसे जो अंतिम है उसे कहा जाता है डेल्टा। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगड़ किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। और इससे बता दें कि इससे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा हुआ है कि इन 4 आकृतियों को, इसमें डेल्टा को हटा दिया गया है, इन 4 क्षेत्रों को, आकृतियों को क्रम से उत्तर से दक्षिण लगाएं, उत्तर से दक्षिण सेट करें। तो जो ये सेट है बिल्कुल उत्तर से दक्षिण, यही इसका क्रम आएगा। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक पर्वतीय क्षेत्र का एरिया है, पर्वतीय भाग का एरिया है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से जब हम आगे की ओर बढ़े अर्थात मैदानी प्रदेश की ओर, तो इस तरीके की स्थिति आती है, इस तरीके की स्थिति आती है। और यहाँ पर आकर नदी जो है बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में नदियां यहाँ पर, यह समुद्र का सी है। क्लियर है? अब यहां से क्या हुआ कि नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों से जब नीचे उतरती है, पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदियां नीचे की उतरेगी इस तरीके से, तो यहां पर क्या है कि स्लोप काफी तीव्र है। तो इस स्लोप के कारण नदियां यहां से बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को काटकर यहां आगे लेकर चलती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहां पर स्लोप जो है वह कम हो गया, इस क्षेत्र में स्लोप कम हो गया। तब क्या हुआ कि यहां पर नदियां क्या की, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को, जिसको वह अब आगे ले जाकर बहाकर ले जाने में सक्षम नहीं है, यहीं पर डिपोजिट कर देती है। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े को यहां पर डिपोजिट करके नदियां इसके नीचे से, जो ऊपर में दिखाई नहीं देती, नीचे से आगे की ओर बढ़ती है। तो यह जो प्रदेश है इसी का नाम है भाबर, अर्थात शिवालिक की तलहटी का प्रदेश, जहां पर नदियां बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को लाकर डिपोजिट करती है, उसे हम कहते हैं भाबर। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। इस प्रदेश में छोटी छोटी नदियां जो है अंतर्ध्यान होकर बहती है, अर्थात लुप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को नदियों का जल इसके नीचे से बह रहा है, ऊपर से दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी नदियों का जल दिखाई देता है, लेकिन छोटी छोटी नदियां यहां पर अंतर्ध्यान होकर बहती है। तो यही प्रदेश है भाबर, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों का। जब और इसके आगे गए तो क्या हुआ कि यह जल जो है यहाँ लुप्त हो गया था, यहाँ पर नजर आने लगता है सतह पर। और यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि समतल भाग है तो यहाँ पर नदियों का जल जो है वो फैल जाता है और दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर साथ में, इसके साथ में महीन चट्टानी टुकड़े यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। इससे छोटे चट्टानी टुकड़े इस क्षेत्र में डिपोजिट हो जाते हैं, जिसको नदियां अब आगे बहाकर नहीं ले जा पाती। तो यह जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है तराई, अर्थात भाबर के दक्षिण में जो छोटे छोटे महीन चट्टानी कण, रेत के कण का डिपोजिशन होता है, उसे हम कहते हैं तराई। यह एक दलदली क्षेत्र भी होता है। क्लियर है? इसके जब हम आगे बढ़े तो आ गया बिल्कुल
प्लेन मैदानी क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र का ऊंचा भाग जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, वहां पर क्या होता है कि वहां की जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह पुरानी हो जाती है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है यहाँ पर सी नंबर बांगड़, अर्थात पुरानी बासी मिट्टी। बांगड़ मतलब बासी मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो इस क्षेत्र को कहा गया बांगड़, और इसके आगे का जो भाग है इसे नाम दिया गया है खाद, इसे नाम दिया गया है डी नंबर खादर। यहां पर क्या होता है कि प्रतिवर्ष काफी नदियों के किनारे के क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। नदियों में जब जल की मात्रा अधिक आती है तो बाढ़ का पानी पहुंचा, और बाढ़ के पानी के साथ क्या होता है कि मिट्टी की एक नई लेयर यहां पर बिछ जाती है। तो हर साल बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, अतः यहां पर क्या हो रहा है कि मृदा की एक नई लेयर यहां बिछ जा रही है, अर्थात नई जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे नाम दिया गया है खादर। और इसके बाद नदियां यहां का समुद्र में मिल जाती है। मिलने के पहले अर्थात अपने मुहाने के पास नदियां जो है अपने द्वारा लाए गए कंप्लीट मटेरियल को वहां पर डिपोजिट करती है, जिसका आकार और एक आकृति का निर्माण करती है। इस आकृति को कहा जाता है डेल्टा। तो यह अगला भाग जो है यह है डेल्टा। तो इस तरह हम देखते हैं कि संरचनात्मक आधार पर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? भाबर, तराई, बांगड़, खादर और डेल्टा। अब आते हैं इसके संदर्भ में भाबर को। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि भाबर क्या है और कहां पर पाया जाता है। तो शिवालिक की, चूंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यह जो सबसे निम्न हिमालय है, सबसे अंतिम हिमालय दक्षिण का हिमालय है, जो सबसे बाद में बना, उसका नाम है शिवालिक। और शिवालिक के बाद ही मैदानी प्रदेश की स्थिति होती है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि शिवालिक हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय के बीच एक रेखा है, एक फॉल्ट लाइन है, उसका नाम है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो मैदानी प्रदेश को शिवालिक से अलग करता है। तो इसी शिवालिक की तलहट्टी में क्या है, सिंधु नदी से पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच, यह है तीस्ता नदी का क्षेत्र। तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच एक पतली पट्टी में इस भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है। काफी पतली पट्टी होती है और यही है पतली पट्टी। कहां से कहां तक इसका विस्तार है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच, बिल्कुल इस एरिया से लेकर यहां तक तीस्ता नदी का जो एरिया है, इसमें इस भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसके आगे क्या है कि शिवालिक जो है मिल जाती है किससे? मध्य हिमालय से, हम जान रहे हैं। अब क्या है कि इसका निर्माण कैसे होता है? तो हिमालय से उतरती हुई नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बड़े बड़े चट्टानी बोल्डर यहाँ पर डिपोजिट होते हैं। और यह पेटी जो है सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर पतली पट्टी है। मतलब अगर शिवालिक के भाबर प्रदेश की चौड़ाई मानी जाए तो यह 8 से 16 किलोमीटर है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है, तो यह है भाबर प्रदेश, जलोढ़ पंख। अब यहां पर समझ लेते हैं कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु 2 प्रकार की आकृतियां बनती है पदस्थली में। पर्वतों की पदस्थली में 2 प्रकार की आकृतियां बनती है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। मुख्य अंतर क्या है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में? तो ध्यान दीजिएगा, वैसा प्रदेश जहां पर नदियों में जल की मात्रा अधिक और मलबे की मात्रा कम होती है, तो क्या होता है, मलबा जल के साथ, नदी के जल के साथ दूर तक फैलता है और एक पंखेनुमा आकृति का निर्माण करता है। बिल्कुल इस तरीके से एक पंखनुमा, मान लीजिए नदी का फ्लो है, इस तरीके से यहाँ एक फ्लो गया, एक फ्लो इधर गया, इधर गया, इधर गया, देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल पंखेनुमा आकृति का निर्माण हो रहा है और इसे ही कहा जाता है जलोढ़ पंख। तो स्पष्ट है कि जलोढ़ पंख कहां बनेगा? जहां पर नदियों में जल की मात्रा अधिक होगी और मलबे की मात्रा कम होगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जल के साथ मलबा दूर तक फैलेगा और पंखेनुमा आकृति का निर्माण करेगा। यह है जलोढ़ पंख। क्लियर है? लेकिन जलोढ़ शंकु कहां बनता है? जलोढ़ शंकु भी पर्वतों की पदस्थली में बनता है, लेकिन यह सामान्यतः शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तो आप कैसे कहेंगे? तो वह प्रदेश या वह नदी का क्षेत्र जहां पर नदी में जल की मात्रा कम और मलबे की मात्रा अधिक होती है, तो जल जो है मलबा को दूर तक नहीं ले जा पाता और सामान्यतः एक शंकुनुमा आकृति के रूप में इसका निर्माण करता है। शंकुनुमा, इस तरीके से कोण के रूप में
एक आकृति बनती है इस तरीके से, क्योंकि नदी का जल जो है वह दूर तक नहीं फैल पा रहा है, जल की मात्रा काफी कम है, तो मलबा भी दूर तक नहीं फैलेगा और शंकुनुमा आकृति का निर्माण करेगा। तो ऐसी आकृति को कहा जाता है जलोढ़ शंकु। तो अगर भारत के संदर्भ में भाबर का जो प्रदेश है वह किसका एग्जाम्पल है? जलोढ़ पंख, क्योंकि हिमालय की नदियों में जल की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है, परिणाम स्वरूप मलबा दूर तक फैल जाता है और जलोढ़ पंख का निर्माण करता है। कंकड़ पत्थरों की पारगम्यता यहाँ पर काफी अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर छोटी छोटी नदियां सामान्यतः लुप्त हो जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का, मतलब इस प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, और यही चारों ऑप्शन आपको पांचों दे दिया जाए तो आप बताएंगे भाबर, क्योंकि शिवालिक की पदस्थली में ही है। तो शिवालिक की पदस्थली में है, लेकिन यह पूरा एरिया जो है पूर्ण रूप से मैदानी है, अर्थात यहां पर मैदानी प्रदेश का यह भाग जो है वह सबसे ऊंचा है। क्लियर है? तो भाबर के संदर्भ में महत्वपूर्ण विशेषता शिवालिक की पदस्थली में कंकड़ पत्थर की पारगम्यता यहाँ पर काफी अधिक होती है, नदियों का जल यहाँ लुप्त हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, भाबर के आगे जब चलेंगे तो यह जो भाग है इसका नाम है तराई। तराई की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भाबर के दक्षिण का यह प्रदेश है, महीन कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भाबर प्रदेश की नदियां जो है वह पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। चूंकि यहाँ पर ढाल काफी कम होता है, अतः यहाँ पर नदियों का जल चारों ओर फैल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है और मच्छरों के लिए मलेरिया के प्रकोप से हमेशा प्रभावित रहता है। यह क्षेत्र घने जंगल और दलदली क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर दलदलों को और वन को साफ कर इसे कृषि भूमि में बदला जा रहा है। यह क्षेत्र लगभग या हमेशा मलेरिया के प्रकोप में रहता है। तो तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण का प्रदेश, जहां पर भाबर की नदियां जो लुप्त हो गई भाबर प्रदेश में, यहां पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तराई प्रदेश कहाँ है, तो एक लाइन में आप बताएंगे कि भाबर के दक्षिण का प्रदेश ही तराई प्रदेश है। नदियों के स्लोप के कम हो जाने के कारण यहाँ पर नदियों का जल फैल जा रहा है और दलदली क्षेत्रों का यहाँ पर निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ह्यूमिडिटी अधिक रहती है, जल जो है घने वन का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक रहती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः मच्छरों का प्रकोप काफी रहता है और जिसके कारण यहाँ पर मलेरिया हमेशा फैलता है और इसलिए इसे मलेरिया का प्रदेश भी कहा जाता है। अब आगे चले, तराई के आगे जो हम चलेंगे तो एक तीसरा प्रदेश नजर आएगा मैदानी प्रदेश का, जिसका नाम है बांगड़। तो बांगड़ किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आप बताएंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष नदियों का जल नहीं पहुंच पाता और परिणाम स्वरूप यहाँ की जलोढ़ मिट्टी जो है वह पुरानी हो जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को ही क्या नाम दिया गया है? बांगड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को ही नाम दे दिया गया है बांगड़। बांगड़ क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भुड़ क्या है, भुड़ BHUR, भुड़ क्या है, और दूसरा पूछा जाता है रेह/कल्लर क्या है। ये दोनों जो हैं ये बांगड़ प्रदेश की विशेषता है। तो पहले आते हैं भुड़ पर कि भुड़ क्या होता है, लेकिन इसके पहले समझ लें कि बांगड़ का जो क्षेत्र होता है, बांगड़ का जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या इसको आप बोल सकते हैं कि सतलज का मैदानी प्रदेश और गंगा का ऊपरी मैदानी प्रदेश जो है वह बांगड़ का क्षेत्र होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बांगड़ का क्षेत्र क्या है, तो आप बताएंगे सतलज नदी का क्षेत्र, जो पंजाब में इस एरिया का क्षेत्र है, सतलज नदी का क्षेत्र, और दूसरा ऊपरी गंगा अर्थात ऊपरी गंगा का मैदानी प्रदेश का क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है बांगड़ का। और इन क्षेत्रों में दो प्रमुख प्रकार इसमें पूछे जाते हैं, भुड़ क्या है और रेह या कल्लर क्या है। तो आप समझ लीजिए इसको इस तरीके से कि मान लीजिए यह एक मैदानी प्रदेश है जहां पर ऊपर में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण है, ऊपर में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण, और इस निक्षेपण के कारण क्या हो रहा है, इसके नीचे, इस जलोढ़ मिट्टी के नीचे जो कंकड़ेली मिट्टी है वह दिखाई नहीं दे रही है, वह भीतर में है। क्लियर है? अब क्या होता है कि चूंकि बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है कि ऊपर की जलोढ़ मिट्टी की परत जो है वह कटकर, नदियों के द्वारा कटकर अलग हो जाती है, या अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा कटकर अलग हो जाती है, और इन क्षेत्रों में सतह पर
कंकड़ीली और रेतीली मिट्टी सतह पर नजर आने लगती है। तो ऐसे ही कंकड़ीली मिट्टी के क्षेत्र को भूड़ के नाम से जाना जाता है, जो सतह पर दिखाई देने लगती है। एक समय क्या था, वह जलोढ़ के नीचे दबी हुई थी, लेकिन जब ऊपर की जलोढ़ की परत पर कट करके हट गई तो नीचे की कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी सतह पर नजर आने लगी। ऐसे ही कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी को कहा जाता है भूड़। और रेह और कल्लर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि बांगड़ प्रदेश में नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, अतः यहाँ कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की काफी आवश्यकता पड़ती है। और अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, भूमि में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, और अत्यधिक लवणता के कारण जब सतह पर सफेद परत नमक की जम जाती है तो ऐसे ही क्षेत्र को रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, भूड़ क्या है और रेह और कल्लर क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, यह है खादर। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि खादर क्या है, तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यह मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष नदियों का जल जो है सतह पर आता है और अपने साथ मृदा की एक नई परत को बिछाकर वापस लौट जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मृदा में हमेशा मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। कृषि कार्य हेतु यह जो मिट्टी का क्षेत्र है, यानी खादर मिट्टी का क्षेत्र, खादर का जो क्षेत्र है वह काफी अच्छा होता है। इसके अलावे यहाँ पर सिंचाई में भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नदियों का जल हमेशा आते रहता है और साथ में भूमिगत जल स्तर भी काफी ऊंचा रहता है। इन्हीं कारण यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यह चार प्रमुख है। और लास्ट डेल्टा। डेल्टा क्या है, तो समझ लिए कि सबसे पहले इसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि डेल्टा नदियों के मुहाने के पास निर्मित एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नदियां जो है, चूंकि नदियों का स्लोप काफी कम हो गया और मलबों की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, तो नदियां इन मलबों को सतह पर जहां तहां यत्र तत्र डिपोजिट करके वह समुद्र में विलीन हो जाती है। तो सामान्यतः एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसे ही डेल्टा कहा जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो यह डेल्टाई क्षेत्र है। यही डेल्टाई क्षेत्र है जो मुख्य रूप से इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में है और कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो यही जो भाग है इसी को कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रोग्रेसिव डेल्टा का उदाहरण है। अब डेल्टा के संदर्भ में जब हम आएंगे तो आपको बता दे रहे हैं कि डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले नील नदी के डेल्टा के लिए किया गया था, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका में मिस्र में है। और इस शब्द का प्रयोग यानी नदियों के मुहाने के पास जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इस शब्द के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस महोदय ने किया था। अब भारत के संदर्भ में देख लें तो हम फिगर में आपको दिखाए हैं कि इस डेल्टा का जो भाग है यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और यहां भी क्या होता है कि दलदली क्षेत्र, सुंदरवन के क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। सुंदरी वृक्षों की अधिकता यहां पर है। क्लियर है। यहां पर वह क्षेत्र जो उच्च भूमि का क्षेत्र है उसे चार के नाम से जाना जाता है। अर्थात सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में जो उच्च भूमि का क्षेत्र है उसे चौर बोले, CHAR या चार, तथा निम्न भूमि के क्षेत्र में जहां पर जल हमेशा जमा रहता है, दलदली भूमि का क्षेत्र जो होता है उसे बिल कहा जाता है, BILL, बिल कहा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक आधार पर भारत के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को हम इन 5 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, भाबर, तराई, बांगड़, खादर और डेल्टा। इसको क्रम से इसी फॉर्मेट में याद रखें, उत्तर से दक्षिण यही पूरा क्रम है। क्लियर है। अब अगले क्लास में मैं अगला जो भौतिक प्रदेश है भारत का उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, और यह भौतिक प्रदेश है पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश यानी तटीय मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह और तटीय मैदानी प्रदेश। क्लियर है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।